वीकली एक्सपायरी के पहले बाजार में बिकवाली हावी है और लगातार तीसरे दिन बाजार गिरावट पर बंद हुआ। निफ्टी 99 अंक गिरकर 16,026 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 303 अंक गिरकर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक आज भी लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में दिन भर क्या रहा हाल, बता रही हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो बाजार में दिन भर हमने देखा एक रेंज में ही कारोबार देखने को मिला। शुरुआत डिसेंट ज़रूर दिखी, लेकिन उसके ठीक बाद हमने कमज़ोरी हावी होती हुई दिखी और उसके पूरे दिन ये जो कमज़ोरी थी वो बाजार में इंटैक्ट ही रही। ऑफकोर्स बैंक निफ्टी था जो हरे निशान में ट्रेड होने में कामयाबी दिखा रहा था, लेकिन वो तेज़ी भी कुछ ज़्यादा डायरेक्शन नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव नज़र आ रहे थे। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स में HDFC बैंक जैसे शेयर्स रहे जो कि बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे थे। और आज ही का सत्र नहीं, कल के ट्रेडिंग सेशन से भी अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्पेस है जो कि बाजार को लगातार संभालने का काम कर रही हैं। कोटक बैंक, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल हैं, जहां पर बढ़त के साथ ट्रेड्स यहां पर नजर आ रहे थे। तो कुछ हद तक की स्पेसेस, ये स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्पेस है जो कि बाजार को अब भी तेजी देने का, सपोर्ट देने का काम जरूर कर रहा है। ऑफकोर्स ये सपोर्ट जो है इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसके सामने गिरावट जो है कई सेक्टर्स में, कई सारे स्टॉक्स में न्यूज बेस्ड इंपैक्ट के चलते इतनी बड़ी दिख रही है, ये बाजार की तेजी जो है वो इंटैक्ट बिल्कुल नहीं रह पा रही है। इसके अलावा ड्रैगर्स की अगर बात करें, TCS, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, L&T, अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स इस सूची में थे, जहां पर लाल निशान के साथ गिरावट हावी रही। मिड कैप स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम दिखा जरूर, लेकिन ऐसे में भी हमने देखा कि कुछ हद तक कोरोमंडल, JSW एनर्जी, कोफोर्ट जैसे स्टॉक्स थे जो कि टूटे, जिसके सामने कॉनकोर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में हमने न्यूज बेस्ड इंपैक्ट के चलते एक मोमेंटम के साथ कामकाज जरूर देखा। तो यहाँ पर हरे निशान के साथ ट्रेड्स इन तमाम काउंटर्स में दिखे। फाइनेंशियल सर्विसेज और निजी बैंक क्षेत्र, दो सेक्टर्स थे जहां पर हरे निशान के साथ ट्रेड्स आज के सत्र में नजर आए। आज का दिन ही कह सकते फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस का था, क्योंकि वही एक सेक्टर था जो कि ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था। इसके सामने तमाम सेक्टर्स जो भी हैं उसमें लाल निशान के साथ भारी बिकवाली का दबाव, जिसमें सबसे आगे IT, उसके ठीक पीछे मेटल, जो कि लगातार हम देख रहे हैं। IT के वैल्यूएशंस पर भी रिसर्च कर हमने आपको बताया कि किस तरह से सिचुएशन है, जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, महंगाई है, एट्रिशन रेट्स हैं, जिसके चलते फंडामेंटल्स जो है IT के बिल्कुल कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल टच भी है और साथ ही डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी हैं, जिसके चलते IT में गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। मेटल स्पेस भी खबरों के दम पर, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, FMCG, ऑटोमोबाइल स्पेस में भी लाल निशान के साथ ही हमने ट्रेड्स देखे। तो दिन भर बाजार में एक रेंज रही और कमजोरी की तरफ ही बाजार की क्लोजिंग भी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। हालांकि एक इंपॉर्टेंट लेवल जो था उसको निफ्टी ने पकड़कर जरूर रखा। और अब बात करते हैं रिजल्ट्स के। इंडिगो ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। 128 करोड़ मुनाफे के मुकाबले इस बार 1680 करोड़ रुपए का घाटा रहा। आय 9,295 करोड़ रुपए से घटकर 8,021 करोड़ रही। वहीं एबिटा की बात करें तो 1905 करोड़ रुपए से घटकर ये 103 करोड़ रुपए रहा। एबिटा मार्जिन 20.5 से घटकर 1.3% रहा। वहीं कोल इंडिया ने भी अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुनाफा 4,589 करोड़ से बढ़कर 6,690 करोड़ रहा और आय 26,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 32,706 करोड़ रुपए रही। एबिटा की बात करें तो 6,403 करोड़ से बढ़कर के 9,078 करोड़, मार्जिन 24.1% से बढ़कर 27.7% यानी लगभग 28% के करीब रहा। अडानी पोर्ट्स ने भी Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार कंपनी की आय तो बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में गिरावट देखने को मिली। क्या है नतीजों की पूरी डिटेल, मैनेजमेंट क्या कहना है, जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी के पास। अडानी पोर्ट्स के चौथे तिमाही के नतीजे आ चुके हैं और ओवरऑल नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे। आय में करीब 6% का ग्रोथ नज़र आया, EBITDA में भी करीब 4% का ग्रोथ नज़र आया। EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो वो उनका अनुमान था 66%, हालांकि EBITDA मार्जिन्स गिरकर हो गए हैं 62%। मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी डी ग्रोथ नज़र आया है, करीब 21% का गिरावट नज़र आया है। अगर हम बात करें FY22 के हाइलाइट्स की, तो मुंद्रा पहला कमर्शियल पोर्ट बना इंडिया में जिसने कार्गो वॉल्यूम हैंडल किया 150 मिलियन मेट्रिक टन। कार्गो वॉल्यूम में जो हमें ग्रोथ नज़र आया वो था ड्राई कार्गो के कारण। और अडानी लॉजिस्टिक्स ने भी करीब 30% का ग्रोथ रजिस्टर किया रेल वॉल्यूम में। अगर FY23 के गाइडेंस की बात करें तो अडानी पोर्ट्स कार्गो वॉल्यूम एक्सपेक्ट करें हैंडल करने इन द रेंज ऑफ 350 to 360 मिलियन मेट्रिक टन्स। रेवेन्यू की बात करें तो उनका गाइडेंस है करीब
19,200 करोड़ से लेके 19,800 करोड़। EBITDA की गाइडेंस उन्होंने दी है 12,200 करोड़ से 12,600 करोड़ और केपेक्स पूरे साल में करीब 8,600 करोड़ के पास आ सकता है। तो अडानी पोर्ट्स एक अनुमान से कमज़ोर रिजल्ट के साथ फोकस में रहेगा। कल हिंडाल्को के नतीजे आने वाले हैं, कैसे रहेंगे नतीजे, क्या है उम्मीद, बता रही हमारी सहयोगी आशीषा। इस क्वार्टर में हिंडाल्को से अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है और इसका कारण यह है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस थ्रू आउट द क्वार्टर एलिवेटेड लेवल्स पे थे। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू अराउंड 19,500 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 35% का ग्रोथ होगा YOY बेसिस पर और अराउंड 6 to 7% का ग्रोथ होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। रेवेन्यूज़ में हम इस क्वार्टर इंप्रूवमेंट देख सकते हैं बिकॉज रियलाइजेशन हायर साइड पे थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अराउंड 1,800 करोड़ रुपीज़ के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ सकता है, जो मार्जिनल 3% का इंक्रीज होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। और इस क्वार्टर में एबिटा मार्जिन्स में भी हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट प्रेशर्स होने के बावजूद रियलाइजेशन एक अच्छे ट्रेंड पर थे एल्यूमिनियम प्राइसेस अच्छे होने के कारण, और इसी के चलते दोनों एबिटा और एबिटा मार्जिन्स में हम एक्सपेंशन देख सकते हैं सिक्वेंशियली और YOY बेसिस पर। एल्यूमिनियम प्राइसेस की बात करें तो ऑन एन एवरेज क्वार्टर 4 में एल्यूमिनियम प्राइसेस में हमने 55% का जंप देखा YOY बेसिस पर और 18% का जंप देखा सिक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते इस क्वार्टर में अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। नोवेलिस की बात करें तो नोवेलिस ने जो हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है उसके नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं और उसमें भी हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा। नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन थे, लेकिन एल्यूमिनियम प्राइसेस के चलते उसमें भी हमने अच्छा जंप देखा। रेवेन्यूज़ में हमने 34% का जंप देखा नोवेलिस के YOY बेसिस पर और 12% का जंप देखा सिक्वेंशियल बेसिस पर, और एबिटा और पैट भी मोर और लेस हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आए थे। ऑल इन ऑल स्टैंड अलोन बेसिस पर भी हिंडाल्को के नंबर्स हम अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी, घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। क्या इसका फायदा होगा और क्या है महंगाई को लेकर मौजूदा स्थिति, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, महंगाई पर को कम करने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम किए गए, उसके बाद अब 2 नए बड़े फैसले हुए कि क्रूड सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल के जो इंपोर्ट है उसको पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। इंपोर्ट ड्यूटी उस पर किसी तरह के तो पहले से ही खत्म थे, बाद में ड्यूटी फ्री भी कर दिया गया है। बात अब गेहूं की करें तो गेहूं पे भी पिछले दिनों हमने देखा कि वहां पर एक्सपोर्ट बैन का फैसला लिया गया। अब कल शुगर एक्सपोर्ट भी पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा 1 जून से 31 अक्टूबर तक के बीच में, क्योंकि यहाँ पर शुगर की जो उपलब्धता है वो 60 लाख टन घरेलू डिमांड के लिए रखना है सरकार को बफर बना के। इस वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। और महंगाई जिस तरह से दुनिया भर में बढ़ गए हैं, इसलिए सरकार की चिंता बढ़ी है और सरकार को लग रहा है कि अगले 1 साल तक महंगाई से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दुनिया भर के जितने भी बड़े देश हैं सब बफर बनाने में जुटे हैं, और जब हमारा देश इतना बड़ा है, 130 से 140 करोड़ की आबादी वाला है, इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है हमारा, तो ऐसे में अगर हम बफर नहीं बनाएंगे और एक्सपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली इससे नुकसान हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं कि किस किस कमोडिटीज़ पे इस तरह के एक्सपोर्ट लगे। गेहूं एक्सपोर्ट की बात करें तो 72 लाख टन अब तक एक्सपोर्ट हो चुके हैं और दुनिया में दूसरे पायदान पर खपत में है, तो ऐसे में एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी था। गेहूं के बाद कुछ और कमोडिटी की अगर बात करें तो शुगर और कॉटन की बात कर लेते हैं। तो शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर का एक्सपोर्ट करीब 90 लाख टन का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो सरकार ने लिमिट लगा दिया है, अब 100 लाख टन से ज़्यादा हम शुगर का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन की बात करें तो कॉटन के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे घरेलू डिमांड काफ़ी बढ़ गए हैं और मिलों की मांग इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे कई मिलें महंगे कॉटन की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कॉटन एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगाई जाए। तो इस वजह से कॉटन, शुगर और गेहूं, ये 3 अहम फैसले सरकार ने लिए हैं। लेकिन अब स्टील एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो स्टील एक्सपोर्ट पर टैक्स भी बढ़ा दिए गए हैं ताकि घरेलू डिमांड को पूरा किया जाए। जिस तरह से रियल एस्टेट में महंगे घर हो गए थे, इस वजह से घरेलू सप्लाई अगर बढ़ेगी तो यहाँ पर दाम कम होंगे। इस वजह से सरकार ने स्टील एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटी बढ़ा दी है। घरेलू बाजार में स्टील प्रोडक्ट्स के दाम अब लग रहा है कि इस फैसले से 10 से 15% तक कम हो सकते हैं। तो सरकार कुल मिलाकर यही कोशिश हो रही है
कि जितने भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी महंगाई यहाँ पर कम हो और घरेलू बाजार में जो महंगाई तेज़ी से बढ़ रहे थे उस पर काबू पाया जा सके। जी। चीनी एक्सपोर्ट पर लिमिट लगाने के सरकारी फैसले पर खाद्य सचिव ने सफाई दी है। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा कि ग्लोबल डिमांड बढ़ने की वजह से सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है। सरकार एक्चुअली 60 लाख टन के क्लोजिंग स्टॉक को सुनिश्चित करना चाहती है, उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। Please take out this from your mind that this is any kind of curb. It is not curb. This is, you can very clearly see that the export is beating all records of the past. It will be highest ever. The only thing that you need to do, since there is global shortage and Brazil production is not adequate and availability in the global market is less, your domestic availability has to be also ensured, so that tomorrow when there are no sugar stocks for the month of October and November, then what do you do? कैबिनेट ने हिंदुस्तान जिंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। ईटी 9 देश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में ये सरकार के लिए सबसे बड़ा विनिवेश साबित हो सकता है। इस खबर पर पूरी डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश। देखिए, कैबिनेट की अहम बैठक थी और बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है और हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि इसमें एक अहम एजेंडा था माइंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि हिंदुस्तान जिंक में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो करीब 29.5% के आसपास है, उसको बेचने के बारे में कैबिनेट से मंजूरी लेने का एक एजेंडा आज की बैठक में था और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि सरकार अपनी 29.5% हिस्सेदारी बेचेगी और हिंदुस्तान जिंक में जैसा कि आपको पता है 64.2% के आसपास हिस्सेदारी जो है वो वेदांता का है। सरकार के लिए एक काफ़ी अहम डाइवेस्टमेंट डील है एक तरीके से आप देखिए, क्योंकि इस साल में अगर बीपीसीएल के विनिवेश को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि बीपीसीएल के विनिवेश पर सरकार पीछे हट चुकी है, तो करीब 36,600 करोड़ रुपए की उम्मीद है कि सरकार को इस हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने से हासिल हो सकती है। ऐसे में एक सबसे बड़ा विनिवेश जो है इस साल सरकार के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन से संबंधित जो मसले थे वो वापस ले लिए गए हैं वेदांता के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है कि ओपन मार्केट में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। कुछ दिन पहले दीपम सेक्रेटरी ने इस बात के संकेत दिए थे कि ओएफएस रूट से सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है 29.5% वो बेचेगी। तो एक तरीके से बड़ा डिसीजन है, अहम फैसला है। इस फैसले के बाद औपचारिक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और जल्द ही सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। कॉटन की रिकॉर्ड तोड़ तेजी से मिलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कॉटन महंगी होने की वजह से कॉटन मिलों ने अपना उत्पादन 20 से 25% तक कम कर दिया है। इस खबर पर और जानकारी लेते हैं हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी से। कॉटन की बढ़ती कीमतों की वजह से कई जो छोटी मिलें हैं उनमें काम बंद पड़ रहा है। कई ऐसी मिलें हैं जो हफ्ते में अब सिर्फ 4 से 5 दिन ही काम करें, यानी 2 से 3 दिन उनकी मिलें बंद रह रही हैं, क्योंकि कॉटन की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वे खरीद नहीं पा रहे हैं। दक्षिण भारत में कई ऐसी छोटी मिलें हैं जिनके पास जो पहले क्रेडिट पर कॉटन खरीदा करती थी, लेकिन अब उनके पास उस तरह का क्रेडिट नहीं बचा या उस तरह की फंडिंग नहीं बची है कि वे कॉटन खरीद सके इतने ऊँचे भाव पर। कई ऐसी मिल्स हैं जिनका प्रोडक्शन 20 से 25% घट चुका है। वहीं गुजरात की जो मिलें हैं उनका प्रोडक्शन 40 से 45% तक घट चुका है। कई ऐसी मिलें हैं जिनके पास कॉटन की इन्वेंट्री सिर्फ 15 से 30 दिन की बची है, क्योंकि वे नए कॉटन या नया कॉटन नहीं खरीद पा रहे हैं। उनके पास उस तरह की क्रेडिट या फंडिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमने कई एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना है कि ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया और उनका कहना है कि उन्होंने सरकार से 25,000 करोड़ रुपए के एलोकेशन की मांग की है सीड टेक्नोलॉजी के लिए, कॉटन सीड टेक्नोलॉजी के लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में जो यील्ड है कॉटन का, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है या उसमें काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अगर ग्लोबल एवरेज देखिए तो 800 किलो प्रति हेक्टेयर का एवरेज है और भारत में 450 से 500 किलो का ही औसत चल रहा
रहा है प्रति हेक्टेयर के यील्ड का। उनका कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो अगले 6 महीने में 30 से 40 लाख बेल्स जो कॉटन के हैं उसकी कमी महसूस की जा सकेगी। और वहीं कुछ जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं उनका कहना है कि जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। प्री कोविड लेवल से देखें तो 60 से 80% तक की बढ़त देखने को मिली है प्री कोविड लेवल से एक्सपोर्ट में रॉ मटेरियल के, जिसकी वजह से डोमेस्टिक भाव में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और छोटी मिलों या अन्य मिलों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है और वे अब प्रोडक्शन घटा रही हैं काफ़ी ज़्यादा। स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम में बदलाव को जल्द मंजूरी दी जा सकती है और कुछ नए सेक्टर्स को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही स्पेशलिटी स्टील के लिए जो पीएलआई स्कीम है उसमें जो बदलाव किए गए हैं उसको अपनी आखिरी मंजूरी दे सकती है। दरअसल कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में जिस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन हुआ है वो इस हफ्ते की आखिर तक बदलावों को अपनी अंतिम मंजूरी जो है वो दे सकती है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि सेक्रेटरी पैनल जो है इस बात की भी समीक्षा करेगा कि इस स्कीम की साइज में कितनी बढ़ोतरी की जाए, जो कि एप्लीकेशन के हिसाब से हो सकते हैं और अभी जो साइज है वो करीब 6000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि स्टील मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रहा है कि जब स्कीम में बदलाव किए जाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने की डेट है उसमें भी कम से कम 20 दिनों की बढ़ोतरी जो है वो की जा सकती है। दरअसल स्टील मंत्रालय ने कंपनियों के साथ चर्चा करने के बाद उनसे कंसल्टेशन के बाद जो मौजूदा स्कीम है स्पेशलिटी स्टील के लिए उसमें बदलाव किया है और उसको ज्यादा आकर्षक बनाने के प्रयास जो हैं वो किए हैं। इस बदलाव के बाद हर तरह के जो स्पेशलिटी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है वो पीएलआई स्कीम के दायरे में आ जाएगी और कई नए सेक्टर्स भी इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर है या टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कि काफी बड़ा हिस्सा जो है वो स्पेशलिटी स्टील का वो इंपोर्ट के जरिए पूरा करते हैं। लिहाजा इंपोर्ट को रोका जाए उस मकसद से ये बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि सभी कंपनियों को यूनिफॉर्म इंसेंटिव्स जो है वो इस स्कीम के दायरे में दिया जाए। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी तक करीब 58 कंपनियों ने इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें कई बड़ी कंपनियां भी हैं, जिसमें JSW शामिल है, टाटा स्टील है, वेदांता है और सेल जैसी कंपनियां जो हैं इसमें शामिल हैं। एक वक्त था जब छुट्टियों का मतलब माना जाता था कि अपनी नानी के घर जाकर के छुट्टियां मनाया जाए, लेकिन अब इंडिया बदल रहा है और साथ ही बदल रहा है छुट्टियां मनाने का तरीका। नया इंडिया कैसे मना रहा है छुट्टियां, घूमने के लिए किस तरह के प्लान्स बना रहा है, इन सभी बातों पर हमारी सहयोगी तमन्ना ईमानदार ने बात की bookings.com की कमर्शियल डायरेक्टर रितु मेहरोत्रा से। चलिए देखते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई ट्रेंड देखने नहीं आ रहा है, क्योंकि 2.5 साल से लोग घर में हैं और जिनको अभी एक्सपीरियंस करना है। और लेकिन अगर ये बहुत दिन तक चलता रहेगा तो हो सकता है वो हो, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। ये बताइए कि इस वक्त क्या सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं? कुछ छुट्टियां शुरू हो गई, कुछ स्कूलों की अब होने वाली है, और एक भारत में आमतौर पर होता है एक एनुअल हॉलिडे होता है फैमिली वाला, तो ये वो पीरियड है, वो दौर है जब फैमिली वेकेशन प्लान किया जाता है। कौन सी ऐसे सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस आपको दिख रहे हैं? जी, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश और इस तरफ अगर आप देखें तो मनाली, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, कोविड से पहले देखते थे कि जितनी भी थोड़ी सी मेन स्ट्रीम जगहें थी लोग वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते थे। और जैसे अगर मैं साउथ की बात करूँ तो ऊटी, लेकिन अब लोग थोड़ा चिकमंगलूर जैसे टू एक्सपीरियंस कॉफ़ी डेस्टिनेशन, या लोगों को थोड़ी कम्युनिटी सर्विस, लोकल खाना, लोकल लोगों से बात करना, मिलना, और वो टियर लेस ट्रैवल डेस्टिनेशन, कुछ हटके बिल्कुल कुछ हटके चाहिए लोगों को। और क्या आप इसमें एक अलग तरह का ट्रेंड देख रही हैं जहां पर जो यंगस्टर्स हैं थोड़े वो नए नए डेस्टिनेशंस ढूंढ रहे हैं? क्या फैमिली वेकेशंस के लिए वो टिपिकल ही डेस्टिनेशंस चुने जा रहे हैं? कुछ हमें ट्रेंड्स बताइए। तो पहला ट्रेंड तो ये है कि कुछ हटके जगहें जो जहाँ पे कम लोग हैं, जहाँ पे आप कल्चर को सोक इन कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, आई थिंक कोविड के बाद और भी ज़रूरी है लोगों के लिए कि आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं उनको, राइट? क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग से वो नहीं गया कि अरे कल फ्लाइट कैंसिल हो गई या मैं नहीं जा पाया। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम लोगों ने अपने पोर्टल पे 1 डे फ्लेक्सिबिलिटी
इंट्रोड्यूस करी थी कि अगर आपको एक दिन पहले भी आपका ट्रिप कैंसिल होता है तो आपको पूरा रिफंड मिल जाता है। इसके लिए कितने पैसे देने होते हैं? कुछ पैसे नहीं देने होते हैं, ये आपको सर्विस मिलती है हमारे Including यहाँ on से। flights, flight cancellation भी? नॉट फ्लाइट कैंसिलेशन, रूम कैंसिलेशन फॉर नाउ, लेकिन अगर ये ट्रेंड चलते रहेगा तो वी डू लुक एट अलग अलग तरीके से कि हम कैसे अपने यूजर्स को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। सो ये जैसे एक मैंने बात बोली। दूसरी चीज़, अब आजकल कंपेनियंस, वी सी अ लॉट ऑफ सोलो ट्रैवलर्स, हाँ, तो आपको अपने पेट के साथ जाना है तो हमने फ़िल्टर निकाला पेट फ्रेंडली या पेट जहाँ पे आप लोग लेके जा सकते हैं, अपना पेट लेके जा सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं ट्रेंड में। और ऑल्सो कि अगर आपने बुक लेट किया लेकिन आपकी बुकिंग विंडो ज़्यादा है, राइट, सो स्टे विंडो ज़्यादा है, क्योंकि आप ज़्यादा दिनों के लिए रह सकते हैं, अब आपको रोज़ ऑफिस तो आना नहीं है, और आई डोंट थिंक ये हाइब्रिड मॉडल्स कहीं जाने वाले हैं अभी, तो ये कुछ ट्रेंड देख रहे हैं। ये ऐसे कौन से लकी लोग हैं जो छुट्टी लेकर काम कर सकते हैं? हम तो नहीं हैं। नहीं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये आपने कुछ डेस्टिनेशंस बताए हैं डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए क्या अभी भी उस तरह का इंटरेस्ट आ रहा है? रुपए जिस तरह से कमज़ोर हुआ है डॉलर के बनाम, उसका कुछ असर पड़ा है? और अगर लोग जा रहे हैं, अपनी छुट्टियाँ बुक कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी डेस्टिनेशंस हैं? सो इंडिया से जाने के लिए कुछ डेस्टिनेशंस तो नहीं बदली हैं, जैसे थाईलैंड, दुबई, यूएस, यूके। आई थिंक ये डेस्टिनेशंस तो एवरग्रीन है और वो अभी भी हम देख रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। लेकिन उसके अलावा डेस्टिनेशंस जैसे इटली या अलग वेस्टर्न यूरोपियन डेस्टिनेशंस, फ्रांस भी देखने मिल रही है अभी। ओके, आखिरी बात, अगर किसी को बजट पर अपना हॉलिडे तय करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या उनके लिए आपके सुझाव होंगे? खास करके आपकी साइट को कैसे नेविगेट कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ऐप ले आइए, डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज सबसे अच्छे प्राइसेस आपको ऐप पे मिलते हैं, और 2/3 ऑफ आवर यूजर्स आर एक्चुअली यूजिंग द ऐप और वो डील्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा हमने गेट अवे डील्स लॉन्च करे हैं अभी, तो जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं वो देख सकते हैं कि कहाँ पे अच्छी डील है, और वी वांट इंडिया टू ट्रैवल एंड दैट्स व्हाई दोज डील्स आर फॉर द कंट्री। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, और इस महंगाई के असर से लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। क्रूड की कीमतें $100 के ऊपर हैं। ऐसे में सरकार कंज्यूमर को राहत देने के लिए और कैसे कदम उठा सकती है? हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी को इस बारे में अपने सूत्रों के जरिए कुछ खास जानकारी मिली है। तो प्रकाश हमारे साथ हैं, चलिए जानते हैं प्रकाश से। प्रकाश, महंगाई को रोकने के लिए सरकार किस तरह से अपनी प्लानिंग कर रही है और क्या नए फैसले ले सकती है? देखिए, जो तमाम फैसले पिछले 3-4 दिनों में जो हुए हैं, एक्साइज ड्यूटी कट के मोर्चे पे, या फिर आप देखिए जो ड्यूटी रेशनलाइजेशन सरकार ने किया है, कैलिब्रेट किया है ताकि कंज्यूमर को राहत दी जा सके। हमारे सोर्स वित्त मंत्रालय के अंदर ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने अभी भी महंगाई के मोर्चे पर नज़र बनाए हुए है। तो तमाम ज़रूरी फैसले आने वाले दिनों में भी लिए जाएंगे ताकि कंज्यूमर को राहत दी जा सके। साथ ही साथ जो फैसले अभी तक सरकार ने लिए हैं वो कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन हो, कंज्यूमर को इसका फ़ायदा मिले, इसको ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन होगा जो कि ये देखेगी कि जो भी फैसले लिए गए हैं उसका फ़ायदा कंज्यूमर को हो। जहाँ तक एक और अहम मसला था रेट रेशनलाइजेशन के ऊपर, जिसके लिए जीएसटी के अंदर जिसके लिए कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट नहीं सबमिट की है। सोर्स ये बता रहे हैं कि अभी जो माहौल है, वैसे माहौल में अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप भी देती है तब भी जीएसटी काउंसिल के लिए रेट रेशनलाइजेशन के मसले पर फैसला लेना मुश्किल होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ने का खतरा होगा, और ऐसे माहौल में दरों में बदलाव से संबंधित फैसला लेने में दिक्कतें होगी, लिहाजा इसको कुछ समय तक टाला जा सकता है। एक और अहम मसला है एटीएफ से संबंधित। सोर्स ये बता रहे हैं वित्त मंत्रालय के अंदर, क्योंकि एटीएफ की कीमतें जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, एयरलाइंस को भी दिक्कतें हो रही हैं, कंज्यूमर के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हमने ये सवाल पूछा कि क्या एटीएफ की कीमतें कम करने के ऊपर सरकार कुछ विचार कर रही है, क्या इसे तुरंत जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा? इस पर वित्त मंत्रालय के जो हमारे सोर्स हैं उनका कहना है कि अभी तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि इसे तुरंत जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन हाँ, एविएशन मंत्रालय अपने मोर्चे पर राज्यों से इस बात की अपील कर रहा है कि वो वैट में कटौती करें ताकि तुरंत जो है कंज्यूमर को राहत दी जा सके। प्रकाश, मुझे एक चीज़ जाननी है। आपने कहा कि आम आदमी को इस बात का फ़ायदा मिले, जो सरकार फैसले ले रही है वो आम आदमी तक पास ऑन हो सके।
आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा आम आदमी तक इन फायदों को पहुंचने में? कितने कारगर होंगे ये सारे कदम? देखिए, तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, सीमेंट की जहां तक बात है, कुछ फैसले लिए गए सैटरडे को, पिछले शनिवार को सीमेंट के मोर्चे पे। अब ये भी देखा जा रहा है कि सीमेंट की कीमतें कैसे तुरंत कम हो। इसको लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वो कमेटी ये देख रही है कि कैसे सीमेंट की सप्लाई जो है वो मार्केट में बढ़ाई जाए, क्योंकि डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है, इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। खासकर दक्षिण भारत में कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी है लेकिन वो आइडल है, वहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और सप्लाई की भी दिक्कतें हैं। कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से इस बात की अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे रेक्स उपलब्ध कराए ताकि वहाँ से सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो सके। इस बात की भी रणनीति तैयार की जा रही है कि जो वाटरवेज है उसके ज़रिए सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो ताकि सप्लाई बढ़ाई जाए। तो ये तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है उसको पूरा किया जाए, कीमतों में कमी लाई जाए, क्योंकि अगर सीमेंट की कीमतें बढ़ती हैं तो आम कंज्यूमर को तो दिक्कतें होगी, साथ ही साथ सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके भी कॉस्ट बढ़ सकते हैं। तो ये तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए सरकार काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ रही है, जैसा कि दावा कर रही है, और आने वाले दिनों में हम कुछ और कदम देख सकते हैं इस मोर्चे के ऊपर। थैंक यू प्रकाश, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का। इनफैक्ट स्वदेश विशेष की ओर अब बात करेंगे। रेरा ने एक रियल एस्टेट कंपनी पर शिकंजा कसा है। क्यों कसा है? डेफिनेटली बायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए, बायर्स के हितों को प्रेजेंट करने के लिए। क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं स्वदेश विशेष में। रेरा को बने 5 साल होने जा रहे हैं और इन 5 सालों में काफी कुछ बदला, कई सुधार भी हुए, कई परेशानियां भी आई और अभी भी बिल्डर्स और रेरा के बीच टकराव होता रहा है। उसी का एक नजारा मिला मुंबई के एक इलाके में, जहां बायर्स की शिकायत पर रेरा ने बिल्डर पर एक्शन लिया और पूरा का पूरा ब्याज जमा कराने का आदेश दे दिया, जिसके खिलाफ बिल्डर ने कोर्ट की तरफ रुख किया है। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या रेरा की सख्ती ज्यादा है या बिल्डर की मनमानी, और साल 2030 तक देश को 9 करोड़ मकानों की जरूरत होगी। इन सब के बीच कैसे हो बायर्स के हितों की रक्षा, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन चलिए उससे पहले पेश है स्वदेश विशेष में हमारी ये खास रिपोर्ट। फ्लैट खरीदारों के लिए एक और राहत भरी खबर है, क्योंकि बिल्डरों की मनमानी और पैंतरेबाजी से उनको निजात मिल सकती है। एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जिसके तहत जिन बायर्स को तय समय के बाद भी अब तक बिल्डर घर नहीं दे पाए हैं, बिल्डर उन बायर्स का पूरा ब्याज रेरा में जमा कराए। दरअसल वाकया मुंबई के बोरीवली इलाके के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का है, जहां कई 100 से ज्यादा खरीदारों ने फ्लैट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बिल्डर ने फ्लैट सौंपने में देरी कर दी, जिसके बाद कई लोगों ने रेरा में शिकायत की और कुल 173 शिकायतें दर्ज की गईं, जिस पर रेरा ने बिल्डर को 19 करोड़ रुपए जमा करने को कहा, जिसमें बायर्स की रकम पर 9% ब्याज के हिसाब से पूरा का पूरा भुगतान करने को कहा गया। साथ ही इसमें जुर्माना और मुकदमे की फीस भी शामिल थी। वहीं रेरा के इस आदेश के खिलाफ बिल्डर ने हाई कोर्ट में अपील की। बिल्डर ने दलील दी कि रेरा ने बिना किसी ठोस वजह के 100% ब्याज जमा करने का निर्देश दिया है, जबकि ट्रिब्यूनल को राशि का न्यूनतम 30% जमा करने का अधिकार है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले रेरा की ओर से तय रकम को जमा करवाया जाए, जिसके बाद बिल्डर की अपील पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने बिल्डर को इतनी राहत जरूर दी कि वो 5 महीनों के भीतर 4 किस्तों में ये 19 करोड़ रुपए की रकम जमा कर सकता है, जिसमें पहले 4 हफ्तों में 5.5 करोड़ रुपए जमा करना जरूरी है। बहरहाल ये तो मुंबई शहर का एक मामला है, लेकिन इस मामले को एक नजीर के तौर पर देखा जा सकता है। आने वाले वक्त में इसमें घर खरीदारों के हित मजबूत होंगे और बिल्डर नियम कायदों की आड़ में लोगों को परेशान करने से बाज आएंगे। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर हम एक तरह से इस पर्टिकुलर केस में तो कह सकते हैं कि बायर की जीत हुई है, लेकिन क्या बायर्स के खरीदारों के दिन आ गए हैं? क्या रेरा की सख्ती यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बिल्डर्स के खिलाफ? इसी पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। अविनाश पवार एडवोकेट हमारे साथ हैं, प्रकाश पदिक्कल एक्टिविस्ट हमारे साथ है, साथ ही चिंतन वसानी डायरेक्टर BD वसानी ग्रुप। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। प्रकाश, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। साफ तौर से यहाँ बायर्स की तो हमें जीत दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं यहाँ बिल्डर्स
की मनमानी अभी भी खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप प्रकाश जी? देखिए, ये चीज में काफी लंबा चर्चा का विषय है ये, मगर आज जो हाईकोर्ट का ऑर्डर जो आया है, ये रेरा का ये अपीलेट ट्राइब्यूनल को का डिसीजन को लेके बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है उन्होंने, जो ग्राहक को, जो होम बायर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। रेरा अभी एक जस्ट 2-3 साल पहले ही इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, उसको पूरा स्ट्रीमलाइन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, मगर इतना अच्छा एक एक्ट है ये, इसके वजह से होम बायर्स को जो पहले जो बहुत ही तकलीफ हुआ करता था, बुक करके कई सालों तक कोई डिलीवरी नहीं हुआ करता था, ब्याज भरने का, ईएमआई भरने का, ये सब तकलीफ ग्राहक उठाता था। बट अभी जो डिसीजन एक आ रहे हैं बहुत ही अच्छा ग्राहक का फेवर में है, और बिल्डर्स का ये जो मनमानी करते थे वो काफी कम हो जाएगा, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, उम्मीद तो यहाँ पर यही है। लेकिन अविनाश, आप हमें बताएं कि यहाँ पर किस तरह से बायर्स के हक में फैसला गया है और किस तरह से बायर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एक बड़ी जीत सामने आई है। क्या संदेश मिलता है बिल्डर्स के लिए इस फैसले के बाद? थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूँगा, ये डिसीजन रेरा का नहीं है, ये डिसीजन पहले तो अपीलेट ट्राइब्यूनल ने दिया था। तो रेरा का डिसीजन तो अराउंड 2020 में आया था कि इन बायर्स को डीले पोजीशन में डीले के लिए इंटरेस्ट दिया जाए। तो रेरा का सेक्शन 43(5) कहता है कि अगर बिल्डर के खिलाफ कोई डिसीजन जाता है इंटरेस्ट देने का, बायर्स को इंटरेस्ट देने का या रिफंड देने का या कॉम्पनसेशन देने का, और वो डिसीजन पे अगर उसको अपील करना है अपीलेट ट्राइब्यूनल में, तो अपील करने से पहले उसको वो पैसा जमा करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर वो रेरा में हारा है, अगर अपीलेट में भी अपील में हार जाएगा, फिर बायर्स को उनका पैसा इमीडिएटली नहीं मिलेगा, फिर बायर्स को एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स करना पड़ेगा, अटैचमेंट करना पड़ेगा, ऑक्शन के पीछे जाना पड़ेगा। तो वो एग्जीक्यूशन टालने के लिए या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टालने के लिए ये डिपॉजिट का प्रोविजन है कि अगर बिल्डर को अपील करना है तो पहले पैसे जमा करो और फिर अपील करो। अगर बिल्डर जीत जाता है वो अपील में, तो वो पैसे उसको वापस मिलेंगे। अगर बिल्डर अपील में हार जाता है तो वो पैसे डायरेक्टली अपीलेट ट्राइब्यूनल के अकाउंट से बायर्स को दे सकेंगे। ये डिसीजन है। तो ये डिसीजन में अपीलेट ट्राइब्यूनल ने बिल्डर को बोला था कि भाई तू पैसे जमा कर 100%। तो बिल्डर का ये कहना है कि नहीं भाई 100 मेरे पर जाती है, ये 30% होना चाहिए, 40% होना चाहिए। इसके लिए वो हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन में गया था, अपील में नहीं गया था। तो हाईकोर्ट ने बोला नहीं, ये 100% कानून कहता है 100% आपको 100% भरना पड़ेगा। और ये कानून के वैधता पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 21 में मुहर लगा दी है कि वो सेक्शन 43(5) के डिपॉजिट वाला 100% डिपॉजिट वाला सेक्शन सही है। तो अभी तो कोई अभी डाउट ही नहीं है कि वो सेक्शन सही है, आपको 100% जमा करना पड़ेगा तो ही आपका अपील सुना जाएगा। तो ऐसे हुआ है और ये अच्छा ही है, कानूनी बायर्स के लिए अच्छा है। बायर्स की कैपेसिटी नहीं होती लड़ने की, बायर्स ज्यादा बिल्डर्स जितने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बायर्स एग्रीमेंट ठीक से नहीं पढ़ते, तो बायर्स हमेशा इसी लाइन पर भी खड़ा किया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स के हितों का संज्ञान लिया जा रहा है। हमारे साथ चिंतन मसानी भी है। चिंतन, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और साथ ही हमको ये भी समझाएं कि बिल्डर्स की मनमानी आखिर क्या इसके बाद भी अब रुकेगी या नहीं रुकेगी? मैम, सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड आज मैं अनफॉर्चुनेटली डेविल्स एडवोकेट बन के आया हूँ बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जी, बाइंग अ हाउस, एक घर के लिए रुकना, EMIs टाइम पे भरना और फिर भी घर टाइम पे नहीं मिलना, ऑफ कोर्स उसका पेन मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ बीइंग अ रियल एस्टेट डेवलपर। बट बीइंग ऑन द अदर साइड, आज वो जो डिसीजन आया है काफी अच्छा है। जस्टिस रेवती, जस्टिस जामदार, दे आर नोन फॉर गिविंग गुड डिसीजंस। बट समवेयर एक अगर आपको हार्ट टू हार्ट में कुछ बताऊं तो आई फील थोड़ा सिंपैथाइज टू द रियल एस्टेट डेवलपर करना भी चाहिए, क्योंकि वो नेशन बिल्डर्स है और 100% भरने से उनका कैश फ्लो अफेक्ट होके और प्रोजेक्ट्स पे बहुत बुरा असर हो सकता है। तो समवेयर अगर हम लोग के जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के कई ग्रुप्स हैं
ये डिसीजन को इतने हम लोग ने अफेक्ट तो बहुत हुआ है, और समवेयर थोड़ा ऐसा लगता है कि जुडिशनरी ने थोड़ा रीजनेबल टाइम या इंस्टॉलमेंट ऑफर करना चाहिए, जिससे एक छोटा सा डिपॉजिट या एक अच्छा सा डिपॉजिट देकर कैश फ्लो अफेक्ट ना हो के प्रोजेक्ट बने। दैट शुड बी द लॉन्ग टर्म गोल। और रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आने के बाद ऑफ कोर्स जो भी रॉन्ग बिल्डर्स थे जो टाइम पर बिल्डिंग्स नहीं बनाते थे, उनको हमेशा से रेरा आने के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट तो हुआ है, और इंडस्ट्री आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। बट ये जो डिसीजन है वो थोड़ा सा हार्श है, थोड़ा गवर्नमेंट ने उसमें नजरअंदाज करना चाहिए। और जैसे सर ने बताया, जो आई थिंक लीगल बैकग्राउंड से थे, कि 100% भरने बोला है, डिसीजन का आना थोड़ा टाइम में ऑफ कोर्स आ ही जाएगा, बट थोड़ा सा हार्श डिसीजन है। और बिल्डर गलत है ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, हमेशा केस टू केस समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एट द एंड ऑफ द डे बिल्डिंग बनना चाहिए और घर का पोजेशन मिलना चाहिए, उसके हिसाब से अगर सब काम करे तो काफी अच्छा होगा। निर्धारित हो, यहाँ पर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं ना कि रेरा कानून आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राहकों को, खरीदारी को इतनी परेशानी हो रही थी कि एक कानून लाने की जरूरत पड़ी है। प्रकाश जी मेरे ख्याल से इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि बिल्डर्स को भी कंसिडर करना चाहिए, उनकी बात को भी मानना चाहिए, लेकिन कब तक, है ना? यहाँ पर तो खरीदार के लिए आर्थिक मुसीबतें बढ़ती जा रही है ना। क्या बिल्डर को ये बात संज्ञान में नहीं है कि ये बिल्डिंग इस समय तक बन जानी चाहिए थी और ग्राहक को दे देनी चाहिए थी? ये प्लानिंग तो पहले की जानी चाहिए। प्रकाश जी बताइए, यहाँ पर किस तरह से आप बिल्डर्स के हितों का भी ख्याल रखेंगे क्या, जब इस तरह से खरीदारों को झुलसना पड़ रहा है इतने आर्थिक संकट के साथ? मैं सहमत हूँ एक चीज में, ये भी इनका तो फ्लैट का डिलीवरी हो चुका है, तो थोड़ा मिडिल वे, ये बिल्डर लोगों ने ये चीज पहले से सोचा था तो इतना ये नौबत नहीं आता था। बिकॉज ये रेरा को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फाइटिंग हम लोगों ने किया है, फाइट फॉर रेरा करके हमारा एक एनजीओ था पहले, फिर अभी ये फेप्सी करके उसको कन्वर्ट किया है आफ्टर गेटिंग द बिल्स पास्ड इन द पार्लियामेंट। बहुत ही मेहनत करने के बाद में ये बिल को लागू, बहुत पुराना बिल है, ये बिल सैंक्शन करके पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए विलंब लगाया। पहले वाला जो भी शासन है, उनको पहले करना चाहिए था। तो डिसिप्लिन, कोई भी एक नया इंट्रोडक्शन होगा बिल, तो उसको लागू करने में थोड़ा टाइम जाने वाला ही है, और इनको सेल्फ डिसिप्लिन इंपोज करना चाहिए। लोग कितना मेहनत से अभी भी 2006 में जो बुकिंग किया है, कई एरियाज में मुझे कंप्लेंट्स आता है कि उनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। रेरा का भी कभी कभी डिसीजन सही नहीं होता है। अभी 27 में डिलीवरी देने का डिसीजन हुआ है, उसमें रेरा ने दिया है। तो कई लोगों ने बुकिंग करके अभी उनका ये लाइफ टाइम में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा भी किसे है। तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन लगा के इतना लंबे हिस्से तक लेके नहीं जाना चाहिए। मैटर को डिस्कस करके क्लोज करना चाहिए। जब भी रेरा ने डिसीजन दिया, अपीलेट ट्राइब्यूनल डिसीजन दिया, फिर हाईकोर्ट में भागने के जगह पर उनको बुला के बिठा के वो चीज को सॉर्ट आउट करके करना चाहिए। वो किए बिगर सीधा जाके उधर से राहत मिलेगा, इधर से राहत मिलेगा, ये सब चीज सही नहीं होता है। जो पैसा डालता है वो हैंड टू माउथ एक्सिस्टेंस जिसमें फैमिली का होता है, सपना है ये मुंबई में एक घर खरीदना बोलेगा तो आसान चीज नहीं है, फॉर दैट मैटर एनीवेयर। तो फिर उसका एक प्रॉब्लम ये है कि उनको रेंटल हाउस में रहना पड़ता है, उनको अपना घर बेच के वो पैसा इधर कभी जमा करते हैं, उसका बैलेंस अमाउंट के लिए लोन सैंक्शन करवाता है, बैंक का EMI। ये फॉरेस्ट लैंड का मैटर में मैंने बहुत लंबा लड़ाई किया है 10 साल का, तो मुझे मालूम है कितना तकलीफ से लोग गुजरते हैं, छोटे छोटे लोग। और डाउन पेमेंट देने वालों को कोई इश्यू नहीं है, जिसका पेमेंट रुक जाते हैं, घर का ना घाट का जो बोलते हैं वही हिसाब हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दे के इनका बोलना, मेरे पहले जो बात किया है वो बात सही है, वो थोड़ा कम करके वो कंप्लीट करने के। यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, वो जजमेंट पड़ेगा तो उसमें मालूम पड़ता है, और उनको पुराने वाले इंटरेस्ट और ये करने का है, तो कुछ बाकी है, उसके लिए थोड़ा राहत दे के उस मेंबर लोगों से डिस्कस करके उसको कोर्ट कचहरी में कोई भी डिसीजन आने, ये बहुत अच्छा डिसीजन आया है, बहुत जल्दी आया है, मगर सालों साल लगते हैं इसका कोई डिसीजन आने के लिए। अब
बात करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार प्रतियोगिता की। पिछले कुछ सालों में भारतीयों ने शेयर बाजार की अपनी समझ काफ़ी बेहतर बना ली है। कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर्स बन चुके हैं। ET Now स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने का मौका देने जा रहा है और ये बताने जा रहा है कि आपकी शेयर बाजार पर पकड़ कितनी बेहतर है और क्या आप सचमुच एक सटीक निवेशक हैं। BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ET Now स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप 56161 पर SKS SMS करें या www.sensexkasuperstar.com पर लॉगिन करें और पाइए 5 लाख तक के इनाम जीतने का मौका। BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड प्रेजेंट्स ET Now स्वदेश की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। देश के कई शहरों से लोग, कस्बों से, दूर दूर के इलाकों से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रतियोगी से मिलेंगे जो पंजाब के होशियारपुर से हैं, लेकिन फिलहाल वो मुंबई में रह रहे हैं। नाम है उनका अभिषेक। हम स्वागत करते हैं अभिषेक का। और अभिषेक, मुझे बताइए कि आपने सेंसेक्स का सुपरस्टार में क्या सोचकर हिस्सा लिया और क्या मतलब कब से आप स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं? So I'm actually very excited, to be very honest. I've been, primarily active in the stock market since last 3.5 years. And मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरे जितना भी शेयर मार्केट को लेके एक्सपीरियंस रहा है, I think that I will be able to, judge and give my best in this competition, the competition that you've organized. And it will give me a, sense of achievement if I will be able to at least, get some of the, requisites or, the things right, or maybe lead to a good performing portfolio. So it will really be good for me. That's the reason I'm very excited. अभिषेक, मुझे एक चीज जाननी है कि आपने इस कंपटीशन को जीतने के लिए अपने पोर्टफोलियो को लेकर क्या खास रणनीति बनाई है? See, strategy is basically that, I want to create a balanced portfolio जहाँ पे, companies which are into primarily जो future business में है, mainly companies which are performing good in the long run. For example, companies which are into energy sectors. So we all know that, the time have come now that, we need to focus on renewable energies, renewable resources. And that is why I would, make a portfolio, a mixed batch of portfolio wherein, it will, some companies will be dealing into financial sector, some will be into energy sector. So this is gonna be a balanced portfolio that I'll be looking forward to make. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों को अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए देखते रहिए ET Now स्वदेश।